गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू इंक्रेडिबल आश्रम। आज हम आपसे इलेक्ट्रॉनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपके पास आएगा स्पंदमान धारा बोलता का मान, सेकंड आपके पास आएगा दक्षता और तीसरा आपके पास आएगा यहाँ पर उसकी उर्मिका गुणांक। फर्स्ट हमने उस दिन निकाल लिया था उसके लिए दिष्ट धारा यानी आईडीसी का मान। अब हम सेकंड निकालेंगे स्पंदमान धारा बोलता का वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट, जिसे शॉर्ट में आरएमएस वैल्यू भी कहते हैं। थर्ड आपके पास है दिष्टकारी की दक्षता एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर। फोर्थ आपके पास है यहाँ पर दिष्टकारी का उर्मिका गुणांक रिपल फैक्टर ऑफ रेक्टिफायर। फिफ्थ आपके पास आएगा बोल्टा नियमन वोल्टेज रेगुलेशन की, जो आपके पास रेक्टिफायर का जो सर्किट है उसके लिए वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, उसका क्यों यूज़ किया जाता है। एंड लास्ट आपके पास आएगा प्रतीक शिखर बोल्टा PIV। तो हम यहाँ पर सेकंड देखेंगे आज आरएमएस वैल्यू किसकी, करंट की और वोल्टेज की। तो उसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बार फिर से रेक्टिफायर का यानी हाफ वेव रेक्टिफायर का आपके पास आउटपुट वेवफॉर्म क्या मिला था। तो यहाँ पर देखो हमने सबसे पहले इसको इनपुट वेवफॉर्म दिया था, तो ये आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमने देखा था आपको क्या मिल रहा था, DC आउटपुट वोल्टेज मिल रहा था। सेकेंड हमने देखा था जब नेगेटिव आप साइकिल के लिए बात कर रहे थे तो आपको कोई भी DC आउटपुट नहीं मिल रहा था, तो इस तरह से हम इसे क्या बोलते थे, हाफ वेव रेक्टिफायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ये रेक्टिफायर है वो क्या है, वन डायोड के कारण, एक डायोड के कारण क्या होगा, ये सिर्फ हाफ पॉजिटिव वेव को ही क्या करेगा, रेक्टिफाई कर पाएगा। अब हम देखते हैं स्पंदमान धारा बोल्टा का वर्ग माध्य मूल मान। तो उसके लिए सबसे पहले देखो आप हाफ वेव रेक्टिफायर में आपको इनपुट क्या मिल रहा, इनपुट क्या दे रहे थे आप और आउटपुट क्या मिल रहा था। तो हमने देखा था हाफ पॉजिटिव साइकिल के लिए आपके पास इनपुट था VI 0 से T/2, उसके लिए आउटपुट आपको क्या मिल रहा था, उतना ही आपको आउटपुट मिल रहा था। लेकिन हमने देखा था नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए तो आपको कोई भी आउटपुट DC फॉर्म नहीं मिलती थी। तो इस तरह से हम इसको क्या कह रहे थे, हाफ वेव रेक्टिफायर। मतलब कि ये जो आपके पास वेव होगी इनपुट की वो क्या होगी, सिर्फ हाफ को ही रेक्टिफाई कर पाएगी और सिर्फ नेगेटिव पार्ट के लिए आपको क्या है, कोई भी आउटपुट वेवफॉर्म नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते थे, पल्सेटिंग DC वेवफॉर्म भी बोलते थे। पल्सेटिंग DC वेवफॉर्म का मतलब क्या होता है, उसमें AC और DC दोनों के कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ओनली हाफ वेव रेक्टिफायर। ये सिर्फ हाफ वेव को ही रेक्टिफाई कर पाता है। तो अब उसके लिए हमको निकालना है सबसे पहले स्पंदमान धारा बोल्टा का वर्ग माध्य मूल मान। तो इसके लिए देखो आपके पास RMS वैल्यू क्या आएगी, करंट की और वोल्टेज की। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट आपके पास आता है स्पंदमान धारा व बोल्टा का वर्ग माध्य मूल मान। तो IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो ये आपके पास क्या होगा, 1/T 0 से T I स्क्वायर dt। यहाँ पर 0 से T क्यों लिया है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ओनली वन साइकिल के लिए। वन साइकिल में आपके पास लिमिट क्या है, 0 से T। तो आपके पास जो वन साइकिल कंप्लीट होता है कर्व का वो कितनी लिमिट में होता है, 0 से T। मल्टीप्लाई में आपके पास है I स्क्वायर कि जो भी आपके पास करंट है उसका स्क्वायर dt। अपॉन में आपके पास है T, ये आपके पास क्या होता है, बेस होता है। बेस आपके पास क्या होगा, T। तो हमारे पास आ गया यहाँ पर बेस T आ गया। तो आपके पास IRMS वैल्यू स्क्वायर ये क्या आ रहा है आपके पास, 1/T 0 से T I स्क्वायर dt। हमने उस दिन देखा था आपके पास करंट की वैल्यू क्या थी, I इक्वल आपके पास थी IM sin ओमेगा t। ये आपके पास किस लिमिट के लिए थी, 0 से T/2 के लिए। दूसरा हमने देखा था I आपको 0 मिल रही थी, वो किस लिमिट के लिए थी, T/2 से T के लिए। तो हमने देखा था T/2 से T में आपको कोई भी करंट नहीं मिल रही थी, या कह सकते हैं डायोड इस कंडीशन में क्या होता है, रिवर्स वाइज होता है। उस वजह से क्या होता है, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है, ओनली 0 से T/2 में ही करंट फ्लो होती है, क्योंकि उस कंडीशन में डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड वाइज यानी अग्रवाइज। यहाँ पर एक डायोड का यूज़ किया गया है, इसलिए सिर्फ एक ही आपको क्या मिल रही है, वेवफॉर्म मिल रही है ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। अगर आप इसकी जगह 2 डायोड का यूज़ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो नेगेटिव के लिए भी मिल जाएगी। तो इस तरह से हम इसके लिए क्या निकालेंगे, IRMS वैल्यू। तो यहाँ पर रख दो इसकी वैल्यू IRMS का स्क्वायर 1/T 0 से T I स्क्वायर, तो IM स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा T मल्टीप्लाई में dt। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या करोगे, IRMS का स्क्वायर इक्वल, यहाँ पर IM स्क्वायर बाहर निकाल लो तो IM स्क्वायर अपॉन में T
0 से t। यहाँ पर देखो आपके पास 0 से t/2 में ओनली Im sin ओमेगा टी, तो इसमें लिमिट को आप यहीं पे चेंज कर दो t/2 के लिए। 0 से t/2 में आपको ओनली करंट मिल रही है, t/2 से t में 0 है, तो हमने यहाँ पर दूसरा कंपोनेंट क्या कर दिया उसका 0, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। इसको ब्रेक कर लो तो आपके पास क्या आएगा, Im स्क्वायर अपॉन में t, 0 से t/2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में dt। यहाँ पर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक में एक इक्वेशन पढ़ी होगी, कॉस 2 थीटा इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी ट्रिग्नोमेट्रिक की इक्वेशन का यूज़ यहाँ पर किया है और आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर कॉस में फंक्शन आ गया, तो IRMS का स्क्वायर, Im स्क्वायर 2 को बाहर निकाल लो 2t, इसका इंटीग्रेशन करो, 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो t, कॉस का इंटीग्रेशन करोगे तो साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो अपॉन में 2 ओमेगा, 0 से t/2, तो IRMS का स्क्वायर Im स्क्वायर अपॉन में 2t। यहाँ पर लिमिट रख दो इसकी, तो क्या आएगा t/2, लोअर लिमिट आपके पास क्या है 0, तो इसको रहने दो, साइन 2 ओमेगा टी, तो साइन 2 ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो 2 पाई अपॉन में t, और स्मॉल t की जगह लिमिट रखोगे t/2 अपॉन में 2 ओमेगा, लोअर लिमिट साइन 0। यहाँ पर देखो t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन 2 पाई ऑलवेज 0 वैल्यू देगा, तो आपके पास ये भी 0 और ये भी 0, ओनली कौन सी टर्म बची आपके पास, फर्स्ट टर्म t/2 वाली, तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, IRMS का स्क्वायर इक्वल Im का स्क्वायर अपॉन में 2t मल्टीप्लाई में t/2, t से t कैंसिल, तो आपके पास IRMS वैल्यू क्या आ रही है इसकी, Im स्क्वायर अपॉन में 4, यह कह सकते हो IRMS Im अपॉन में 2, तो आपके पास IRMS आ गया। उसके बाद आपको क्या निकालना, वोल्टेज, तो ERMS, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ओम्स लॉ से I मल्टीप्लाई में R, तो IRMS R लोड रेजिस्टेंस RL, IRMS की वैल्यू आपके पास Im अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में RL। हमने देखा था Im आपके पास क्या था, EM अपॉन में R प्लस RL मल्टीप्लाई में 2 RL, तो आपके पास यहाँ पर IRMS आ गया और ERMS आ गया। ये आपके पास क्या होगी, इसके लिए स्पंदमान वोल्ट और धारा का मान। समीकरण 1, समीकरण 2, ये वैल्यूज आपके आगे काम आएंगी IRMS की। इसके बाद इसी तरह से हमें क्या निकालना है, इसके लिए इफिशियंसी की वैल्यू, दक्षता का मान, तो थर्ड आपके पास आएगा इसके लिए दक्षता का मान, तो थर्ड आपके पास आता है इसके लिए दक्षता का मान, विशिष्ट कार्य की दक्षता। इसे नीता से रिप्रेजेंट करते हैं, इफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर। इफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर, यहाँ पर देखो हमें रेक्टिफायर की दक्षता क्यों निकालनी होती है। हमने देखा था इनपुट पर आप क्या दे रहे थे, एसी कंपोनेंट्स इनपुट कर रहे थे आप, तो आपको आउटपुट में क्या मिल रहा था, पल्सेटिंग डीसी कंपोनेंट। पल्सेटिंग डीसी का मतलब क्या होता है, जिसमें एसी और डीसी दोनों के कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं। तो दक्षता का यूज़ हम इसीलिए करते हैं तो कि जो आपको हाफ वेव रेक्टिफायर है इसमें आपको जो आउटपुट मिले वो प्योर डीसी की फॉर्म में मिले, मतलब कि उसमें से एसी के कंपोनेंट को वो क्या कर ले, बीच में ही ऑब्स्टेकल की तरह रोक ले या अवरोध कर ले। तो इस तरह से इसकी दक्षता निकाली जाती है। तो हम इसके लिए दक्षता का मान देखेंगे, कम मिलता है या ज़्यादा मिलता है। तो इसके लिए दक्षता का फॉर्मूला आपके पास होता है नीटा इक्वल पी डी सी अपॉन में पी ए सी। ये आपके पास होती है इसकी दक्षता कि आप आउटपुट में कितनी पावर दे रहे हो उसको और इनपुट में कितनी पावर दे रहे हो। तो ये आपके पास हो गई आउटपुट डीसी
पावर, और ये आपके पास हो गई इनपुट AC पावर। अब हमें देखना है कि आउटपुट पर आपको कितनी पावर मिलेगी और इनपुट पर आप कितनी पावर दे रहे हो। तो ये आपके पास हो गई इक्वेशन 3। उसके लिए देखो सबसे पहले आप पावर कैसे निकालते हो, P इक्वल I²R से। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, PDC। तो PDC इक्वल क्या करोगे, IDC का स्क्वायर मल्टीप्लाई में RL। यहाँ पर RL को लिया है क्योंकि जो भी आपको DC वेवफॉर्म मिल रही थी वो किस पर मिल रही थी, लोड रेजिस्टेंस RL पर। तो पावर भी आपको किस पर मिलेगी, लोड रेजिस्टेंस RL पर। तो आपके पास क्या हो गई, IDC का स्क्वायर मल्टीप्लाई में RL। IDC की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, IM अपॉन में पाई, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई में RL, या इसको क्या कह सकते हो आप, IM स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर RL। तो आपके पास PDC आ गया इक्वेशन 4। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है PAC। PAC को क्या बोल सकते हो आप, यहाँ पर IRMS के लिए कितनी पावर आपको मिल रही है। अभी हमने IRMS करंट की वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ पर इसको क्या लिखोगे, IRMS का स्क्वायर मल्टीप्लाई में, यहाँ पर हम लिखेंगे R प्लस RL। यहाँ पर हमने ओनली RL क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आप इनपुट किस पर दे रहे हो, कॉइल पर दे रहे हो। तो आपको पता है कॉइल का सेल्फ रेजिस्टेंस होता है RS, साथ में आपके पास श्रेणी क्रम में सीरीज में क्या लगा हुआ था, डायोड, और एक प्रतिरोध लोड रेजिस्टेंस RL। तो यहाँ पर RL तो आपका एज इट इज है ही, और R यहाँ पर क्या है आपके पास, RS प्लस RF। इससे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, RF आपके पास क्या था, डायोड का रेजिस्टेंस था जिसे हम फीडबैक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, और RS किसका था आपके पास, सेकेंडरी कॉइल का रेजिस्टेंस। क्योंकि आप इनपुट जो दे रहे हो किस पर दे रहे हो, कॉइल पर दे रहे हो, कॉइल के साथ साथ आपके पास एक सीरीज में क्या लगा हुआ है, डायोड। तो आपके पास जो इनपुट के लिए पावर काम करेगी वो किस किस के लिए काम करेगी, तीनों रेजिस्टेंस के लिए, RS के लिए, RF के लिए और RL के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, R प्लस RL। और IRMS क्यों, यहाँ पर हम IAC भी ले सकते थे, क्योंकि जब भी हम AC की बात करते हैं तो उसके लिए आपको IRMS वैल्यू ही कंसिडर करनी है। तो आपके पास IRMS क्या आया था अभी, IM अपॉन में 2। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, IM स्क्वायर अपॉन में 4 R प्लस RL। समीकरण नंबर 5। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 4 और 5 को डिवाइड कर देंगे, वो आपके पास क्या आ जाएगी, इफिशिएंसी, दक्षता। फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5। तो आपके पास नीटा इक्वल क्या आएगा, PDC की वैल्यू आपके पास है IM स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में RL अपॉन में IM स्क्वायर अपॉन में 4 R प्लस RL। ठीक है, यहाँ पर IM स्क्वायर से IM स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, नीटा इक्वल 4 ऊपर चला जाएगा अपॉन में पाई स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास है RL अपॉन में R प्लस RL, या फिर इसको और रीअरेंज कर लो, नीटा इक्वल 4 अपॉन में पाई स्क्वायर RL, लिख दो, नीटा इक्वल 4 अपॉन में पाई स्क्वायर RL। यहाँ पर अगर RL कॉमन लोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 प्लस R अपॉन में RL। तो RL से RL कैंसिल, तो आपके पास क्या हो जाएगा, नीटा इक्वल 4 अपॉन में पाई स्क्वायर 1 अपॉन में R प्लस R अपॉन में RL। यहाँ पर 4 अपॉन में पाई स्क्वायर को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, नीटा इक्वल 0.406 अपॉन में R प्लस R अपॉन में RL। तो ये आप यहाँ पर अब देखो आपके पास जो दक्षता है वो R और RL पर डिपेंडेंट है, जहाँ पर आपके पास R क्या है, डायोड और कुंडली यानी कॉइल का रेजिस्टेंस, और RL आपके पास क्या है, लोड रेजिस्टेंस। तो हमें जो भी आउटपुट देखना है वो लोड रेजिस्टेंस पर देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम कंडीशन लगा रहे हैं कि जब आपके पास क्या हो, लोड रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो किससे, R से। ये कह सकते हो जैसे जैसे हम RL का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपके पास क्या होगा, R का मान कम होता जाएगा। तो आपके पास जो पूरी वैल्यू है फिर वो क्या मिलेगी, ऑलमोस्ट 0 के इक्वल मिलेगी। तो आपके पास इफिशिएंसी यानी दक्षता का मान क्या आएगा,
तो दक्षता आपको मिलेगी नीटा इक्वल 0.406। ये किस कंडीशन में, जब हम RL को क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम मान रहे हैं। ये कह सकते हो जैसे जैसे आप RL का मान क्या करोगे, इन्फिनिटी करते जाओगे या इन्फिनिटी तक बढ़ाओगे तो आपके पास नीटा का मान क्या मिलेगा, 0.406। अगर हम परसेंटेज की फॉर्म में बात करें तो आपको क्या मिलेगा, 40.6%। तो यहाँ पर आपके पास दक्षता क्या है रेक्टिफायर की, 40.6%। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस रेक्टिफायर के लिए दक्षता का मान क्या है, बहुत कम है, इसलिए इसका क्या किया जाता है, बहुत कम यूज़ किया जाता है। क्योंकि इसमें जो आपको डीसी के कंपोनेंट्स मिलते हैं वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं मिलते हैं। आपको कैसे मिलते हैं, पहले पॉजिटिव साइकिल के लिए मिलते हैं, फिर नेगेटिव साइकिल के लिए कोई भी आउटपुट नहीं मिलता। तो इस तरह से क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट आता है उसके लिए रिपल फैक्टर। अब हम देखेंगे इसके लिए रिपल फैक्टर का मान क्या आता है, उर्मिका गुणांक, उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से। उर्मिका गुणांक रिपल फैक्टर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से, और कई बुक में आपको ये गामा भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला देखते हैं हम, रिपल फैक्टर R इक्वल आपके पास क्या होता है, ये यहाँ पर देखो जो रिपल फैक्टर है इसमें आपके पास क्या चेंज आता है, उसमें आपके पास होता है पहले आउटपुट में जो आपको पावर मिलती है अपॉन में इनपुट पावर। यहाँ आपके पास क्या होगा, जो आपको पहले क्या मिलता है, इनपुट में मिलता है अपॉन में आउटपुट। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आई ए सी अपॉन में आई डी सी। और अगर परसेंटेज की फॉर्म में बात करोगे तो R इक्वल आई ए सी अपॉन में आई डी सी मल्टीप्लाई में 100%। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आई ए सी की वैल्यू और आई डी सी की वैल्यू दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो फिर आपको देखना है इसके लिए रिपल फैक्टर क्या आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू रखने के बजाय आई ए सी की हम वैल्यू निकालेंगे, वो आई डी सी और आई आर एम एस की फॉर्म में आएगी। तो उससे आपके पास क्या होगा, यहाँ पर रिपल फैक्टर कैलकुलेट हो जाएगा इजली। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आई ए सी। तो जैसा कि हमने अभी लास्ट लेक्चर में लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि जब भी हम एसी की बात करेंगे तो उसके लिए आपको क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आरएमएस वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, करंट की आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। तो आई आरएमएस स्क्वायर ये किसके बराबर होगी आपके पास, आई डीसी का स्क्वायर और आई एसी का स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन आप ध्यान में रखना कि जो आपके पास आई आरएमएस स्क्वायर होता है करंट के लिए वो किस किस के इक्वल होता है, एसी और डीसी के इक्वल। क्यों, क्योंकि आपको जो लोड रेजिस्टेंस आरएल पर जो वैल्यू मिल रही है वो एसी और डीसी दोनों के कंपोनेंट उसमें आपको इंक्लूड करके मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए हम क्या करेंगे, जो आई आरएमएस वैल्यू है वो आई डीसी के फॉर्म में भी होगी और आई एसी के फॉर्म में भी होगी। तो इस तरह से यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, आई एसी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आई एसी का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, आई आरएमएस का स्क्वायर माइनस आई डीसी का स्क्वायर, या आई एसी इक्वल रूट में आई आरएमएस का स्क्वायर माइनस आई डीसी का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, आई एसी की वैल्यू समीकरण 5 में रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 तो आपके पास रिपल फैक्टर आर क्या आएगा, आई ए सी। तो इसकी जगह वैल्यू रखोगे आपके पास आएगा आई आर एम एस का स्क्वायर माइनस आई डी सी का स्क्वायर अपॉन में आई डी सी आर इक्वल आई आर एम एस का स्क्वायर माइनस आई डी सी का स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, इस आई डी सी को इस रूट के अंदर ले रहे हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आई डी सी का स्क्वायर। यहाँ पर क्या करोगे आप, पूरी इक्वेशन में आई डी सी का डिवाइड कर दो। तो आर इक्वल आपके पास क्या आएगा, आई आर एम एस का स्क्वायर अपॉन में आई डी सी का स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आई आर एम एस और आई डी सी की वैल्यू पुट करनी है। तो आपके पास ट्रिपल फैक्टर क्या आएगा, आर इक्वल आई आर एम एस की वैल्यू आपके पास आई थी आई एम स्क्वायर अपॉन में 4 और आई डी सी की आई थी आई एम स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर माइनस 1।
IM² से IM² कैंसिल, तो आपके पास यहाँ क्या आएगा, R इक्वल रूट में π² - 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1.21। तो यहाँ पर आप देख रहे हो रिपल फैक्टर आपके पास आया है 1.21 और परसेंटेज की फॉर्म में बात करें तो 1.21%। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास रिपल फैक्टर क्या आ रहा है, 1 से काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो रिपल फैक्टर है उर्मी का गुणांक का मान है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से क्या होता है, इसका यूज़ कम किया जाता है, क्योंकि वही आपको यहाँ पर जो DC कंपोनेंट है वो क्या मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, और AC कंपोनेंट ज़्यादा मिलते हैं। इस R यानी 1.21 का मतलब क्या है कि आपको जो आउटपुट पर यानी लोड रेजिस्टेंस पर जो भी आपको आउटपुट मिलेगा वो DC कम और AC ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर में दक्षता का और रिपल फैक्टर दोनों का ही बहुत कम यूज़ करते हैं, या कह सकते हो फुल वेव रेक्टिफायर में इन दोनों का यूज़ जस्ट अपोजिट होता है। वहाँ आपको क्या मिलेगा, दक्षता का मान ज़्यादा मिलेगा और इसका मान कम मिलेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर का मान ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, इसका यूज़ कम किया जाता है ताकि आपको क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा DC आउटपुट वेवफॉर्म मिले। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है रिपल फैक्टर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।